सुप्रभातम छात्रों, आज हम आपको डीलेट 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जैसे कि आप पढ़ रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्य पुस्तकों की कहानियों की समीक्षा कर रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक चर्चा करेंगे और टॉपिक है वो आपका एकांकी। क्या है आपका वो? एकांकी। एकांकी क्या है, इसे भी आपने पिछले वीडियो में कहानी पढ़े थे। कहानी थोड़ी लंबी होती है, एकांकी उससे छोटी है। आज का आधुनिक काल के समय में मनोरंजन के अनेक साधन हैं। आज हर व्यक्ति इस भागदौड़ जिंदगी में अपने आप को कहीं न कहीं मनोरंजन के दृष्टि से कुछ समय व्यतीत करना चाहता है। तो आज आधुनिक समय में एकांकी भी मनोरंजन का एक साधन है। एकांकी में क्या होता है? एकांकी में किसी एक घटना का वर्णन नहीं किया जाता, किसी एक अंग का वर्णन किया जाता है। ठीक, जैसे हमारी सरकार भी लोगों को मनोरंजन कराने के लिए अनेक साधनों का जुगाड़ करती है, अनेक साधनों का इस्तेमाल करती है। जैसे दूरदर्शन, टेलीविज़न क्यों लाया गया था? दूरदर्शन और टेलीविज़न का उद्देश्य ही था दूरदर्शन, टेलीविज़न, दूरदर्शन और टेलीविज़न का उद्देश्य ही था मनोरंजन कराना। मनोरंजन से दो फायदे होते हैं। मनोरंजन के माध्यम से लोग कुछ सीखते भी हैं। तो हमारी सरकार ने भी शुरू में लोगों को मनोरंजन के लिए दूरदर्शन और टेलीविज़न ले आई। और क्या हुआ? और भी लोगों को पहले समय क्या करते थे? समय बिताने के लिए सिनेमा घरों का इस्तेमाल करते थे। आज से 25 साल पहले की बात किया जाए, 20 साल पहले किया जाता है, तो मनोरंजन साधन जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, जब हमारे पास टीवी नहीं था, टीवी का गांव में कहीं एक होते थे, तो मनोरंजन साधन क्या होते थे? हर शहर में एक सिनेमा घर होता था। तो लोग बड़े चाव से, जब कोई भी फिल्म आती थी तो बड़ी चाव से सिनेमा घर में जाकर देखते थे। आज क्या है, अब मनोरंजन साधन बढ़ गए हमारे पास। जो लोग पहले 10-20 साल में देख पाते थे, आज लोग घंटों में देख लेते हैं। तो ये सब क्या थे? मनोरंजन के साधन थे। आज के समय में देखा जाए तो हमारे पास मनोरंजन के लिए किसी भी साधन की कोई कमी नहीं है। मनोरंजन साधन, चाहे आप व्हाट्सएप चलाते हैं वो भी मनोरंजन साधन है, चाहे आप स्नैक वीडियो देखते हो वो भी मनोरंजन साधन। आज की बात कर रहे हैं। मोबाइल अगर आपके पास है तो समझ लीजिए मनोरंजन का साधन है। 10% प्रयोग उसका अन्य काम के लिए होता है, 90% आपके मनोरंजन साधन प्रयोग। तो अब आप ये सोचिए, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था तब मनोरंजन साधन क्या होता था? जैसे मान लीजिए एक तरफ फिल्म देख लीजिए। आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म थोड़ी लंबी होती है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे फिल्म होती है, लेकिन वही एक एकांकी का भी कार्य करता है। आप लोग सावधान इंडिया देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, वो क्या है? एक मनोरंजन का साधन है, साथ ही साथ वो समाज को एक उपदेश भी देता है कि भैया समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं। उसमें क्या होता है? कहानी आपको एक अंक मतलब एकांकियाँ समझिए, एकांकी मतलब आपको 1 घंटे में पूरा निष्कर्ष निकाल देता है। आप लोग बहुत देखते हो कि सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल तरह के इस तरीके से आते हैं। तो ये एकांकी होते हैं। एक अंक, किसी एक घटना की कहानी लेंगे और उस घटना को शुरू से लेकर अंत तक उसका निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो ये क्या था? एकांकी। वो भी एक मनोरंजन के साधन था। साथ ही साथ कहता है कि ये मनोरंजन के लिए है, लेकिन किसी सच्ची घटना से होती है। जब तक कोई घटना घटित नहीं होती तब तक आपके दिमाग में कोई बात आएगा ही नहीं। ठीक, तो हाँ, बात हो रही थी
कि जब ये सब पहले की चीज़ नहीं थी तब क्या था मनोरंजन साधन, तब वही एकांकी होता था। प्रत्येक कक्षा के लिए, कक्षा 1 में अलग एकांकी आप पढ़ते होंगे, कक्षा 2 में अलग एकांकी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ती जाती थी वैसे वैसे आपके एकांकी का स्तर भी बढ़ते चला जाता था। आपने देखे होंगे 1, 2 में देखते होंगे तो छोटे छोटे होते हैं, 2, 3 में उससे बड़े, 4, 5 में उससे बड़े, 5, 7 में उससे बड़े। ठीक, तो ये थे, ये किस स्तर, ये आपके आयु के अनुसार, आपके सोच के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार ही एकांकी रखी जाती है। कहाँ, आपकी पाठ्य पुस्तकों में। ठीक, बालक के जैसे ही मानसिक स्तर होगा उसी के अनुसार ही एकांकी को रखा जाता है। एकांकी शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? अब देखिए, एकांकी भाई कोई भी चीज़ होता है, आप कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो एकांकी का उद्देश्य क्या है? सब लोग जानते हैं कि पहला उद्देश्य होता है मनोरंजन कराना, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन कराना। किसका? एकांकी का। और मनोरंजन एकांकी अथवा संवाद को पढ़कर भी हो सकता है, सुनकर होता है और देखकर भी हो सकता है। जो मनोरंजन, ये तो आप कहानी पढ़िए, उसमें देखिए कभी संवाद के माध्यम से होता है। ठीक, तो वह जो उद्देश्य होता है वह किसके द्वारा होता है? संवाद को पढ़कर भी होता है, सुनकर भी होता है, अभिनय करके भी होता है। आपने कभी गौर किया होगा, आज से नहीं, जब पहले लोग मनोरंजन का कुछ भी साधन नहीं था तब भी लोग अभिनय करते थे। आपने देखा होगा कि जब हर गांव में, शहर में तो नहीं, गांव में देखते हैं वहाँ कहते हैं हम नाटक खेल रहे हैं, तो वही नाटक क्या होता है? एकांकी होता है। एकांकी, एक अंक जो होता है अभिनय के द्वारा, संवाद के द्वारा और मनोरंजन के द्वारा उसमें रखा जाता है। किसी भी घटना पर वो घटित होता है, 1 घंटे में आपको पूरा निष्कर्ष निकाल देते हैं। तो क्या होता है? एकांकी ही होता है। और एकांकी जो होती है वो भारत के प्राचीन मर्यादाओं को भी याद दिलाती है। एकांकी जो होती है वो भारत के प्राचीन मर्यादा कि पहले के लोगों के कैसे कैसे लोग थे, उनकी क्या क्या मर्यादाएं थी, उनकी बोलने की शैली क्या थी, उनके बातचीत करने की शैली क्या थी, ये सब कौन दिखाता था? एकांकी सिखाता था। और देश की चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का वो अवलोकन कराता था। किन किन चीज़ों का अवलोकन कराता था वो? एकांकी किसी भी देश की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक, राजनीतिक स्थिति, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन कराता था। सांस्कृतिक स्थिति का वो अध्ययन कराता था कि किसी भी देश का, किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का, उसकी सामाजिक स्थिति क्या, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये किसके माध्यम से होता था? कहानी के ही माध्यम से, एकांकी के ही माध्यम से उस कम समय में सब कुछ आपको प्रदान कर सकता था। और एकांकी में देखिए तो एकांकी में होता था किसी भी आदर्श व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा, अगर वीर की कहानियाँ हो, देशभक्ति से हो, चंद्रशेखर आज़ाद की छोटी सी कहानी आपको मिल जाएगी, भगत सिंह की छोटी सी एकांकी मिल जाएंगी,
रानी लक्ष्मीबाई की मिल जाएंगी। तो ये क्या होता था, तो ये जो भी चीज़ होती थी ये आदर्श पात्र को उदात्त चरित्र का चित्रण करता था। जबकि जब ये एकांकी रंगमंच पे खेले जाते थे अथवा कथा से गद्य पाठों के रूप में पढ़ाए जाते थे, तब छात्रों पर अपना प्रभाव अंकित किए बिना नहीं रह पाता था। जब ये रंगमंच पे खेले जाते थे तो ये दर्शक पर अपना प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता था। किसका? जब किसी भी कि आदर्श चरित्र का अध्ययन कराया जाता था, आदर्श चरित्र को दिखाया जाता था तब। उसके बाद एक अंक तथा सीमित समय तक, एक अंक तथा सीमित समय, स्थान और समय में अभिनीत हो जाने वाला नाटक को एकांकी कहा जाता था। अगर बात किया जाए कि एकांकी की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो भारतेंदु युग से एकांकी की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो एकांकी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतेंदु युग से एकांकी की शुरुआत हुई थी। चलिए, हिंदी के प्रमुख एकांकीकार प्रमुख हैं। पहला ही लीजिए, शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से। तब ये बताइए, अंधेर नगरी किसकी रचना थी? ये भी एक एकांकी था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक एकांकी है अंधेर नगरी। सब लोगों ने पढ़ा होगा, अंधेर नगरी। तो उसमें आप जानते भी होंगे अंधेर नगरी में क्या क्या था। उसके बाद आता है जयशंकर प्रसाद की एक घूंट। जयशंकर प्रसाद एकांकी क्या नाम था? ये एकांकीकार हैं और ये रचना है उसकी, एकांकीकार और ये उसकी रचना। तो जयशंकर प्रसाद की क्या रचना थी? एकांकी क्या नाम था? एक घूंट। एक घूंट किसकी रचना थी? जयशंकर प्रसाद की। रामकुमार वर्मा की भी एक रचना है, एकांकी है, बताइए रामकुमार वर्मा की क्या रचना है? दीपदान। दीपदान किसकी रचना है? तो दीपदान देखा जाए तो ये रामकुमार वर्मा की रचना है। उदय शंकर भट्ट की एक बहुत ही प्रचलित रचना है, उदय शंकर भट्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9-10 में पढ़े होंगे। उदय शंकर भट्ट की रचना है उदय शंकर भट्ट। नए मेहमान। क्या रचना नाम है? नए मेहमान। ठीक, इसी प्रकार से बात किया जाए धर्मवीर भारती। धर्मवीर, इनकी एक रचना नीली झील। क्या है? नीली झील। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ एकांकीकार। कभी कभी पूछ लेता है
कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एकांकी का नाम बताइए। तो अंधेर नगरी आप लोगों ने कक्षा 4-5 की किताबों में पढ़े होंगे। तो देखिए, तो जिस स्तर के बालक होते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता होती है, एक सच्चा धर्म है सेठ गोविंद दास का। सेठ गोविंद दास, एक सेठ गोविंद दास की रचना है, रचना का नाम है सच्चा धर्म। तो आप इस प्रकार देखते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना क्या नाम है? अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद के एकांकी क्या नाम है? एक घूंट। राम कुमार वर्मा क्या नाम है? दीपदान। उदय शंकर भट्ट के एकांकी क्या नाम है? नए मेहमान। धर्मवीर भारती की एकांकी क्या नाम है? नीली झील। और सेठ गोविंद दास की एकांकी क्या नाम है? सच्चा धर्म। तो ये है कुछ एकांकीकार। तो देखिए, अंधेर नगरी में आपने पढ़ा होगा। अंधेर नगरी बहुत ही प्रसिद्ध है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मतलब जहाँ पर हर चीज़ में समानता हो तो वहाँ का समाज चल ही नहीं सकता है। जहाँ टके शेर भाजी हो, मतलब जहाँ किसी चीज़ में कोई अंतर ना हो तो समाज चल पाएगा। अगर पाँचों उंगली बराबर हो तो क्या सारे कार्य संभव हो पाएंगे? तो नहीं। लेकिन यही चीज़ में दिखाया गया था कि ये दो लोग थे, गए कहीं भैया यहाँ सब कुछ सस्ता, लेकिन एक जान गया जो विद्वान था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। बाद में बकरी मरी, सब लोग जानते हैं कि एक था लोगों का दीवार गिरा, उसकी क्या मर गई? बकरी मर गई। जब बकरी मर गई, देखिए कैसी कैसी कहानी चलती है उसमें। तो भाई राजा के सामने पेश किया गया कि भैया इसकी बकरी मर गई, कैसे मर गई? दीवार गिर गया। तो जिसकी दीवार का हम क्या करें, चलिए मिस्त्री ऐसा बनाया ही था। तो उन्होंने कहा भैया मिस्त्री को बुलाइए। तो मिस्त्री ये बुलाया गया, कहा इसमें हमारा क्या दोष? सीमेंट खराब था। सीमेंट वाले बुलाया गया है, कहा इसमें मेरा क्या दोष? कंपनी वाले ने ऐसे ही किया था। कंपनी को बुलाया गया, उसने कहा मेरा क्या दोष, ये तो ठेकेदार है ऐसा किया। ठेकेदार को बुलाया गया, उसने कहा इसमें मेरा क्या दोष, सरकार ने हमसे कमीशन ली, हम क्या करते? तो बाद में क्या हुआ, जो न्याय दे रहा था उसी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो यही एक एकांकी के द्वारा दिखाया गया कि जहाँ किसी चीज़ में समानता न हो वो निश्चित ही वहाँ गड़बड़ ढाला होता है। बिना समानता असमानता कोई चीज़ चल ही नहीं सकता, प्लस माइनस होगा ही होगा। तो जहाँ टके शेर बाजी टके शेर खाजा मिले। नए मेहमान आप लोग देखते ही हैं, शहर की स्थिति का वर्णन किया गया है कि एक मेहमान आ जाते हैं और उनका कुछ जता पता नहीं होता। आज भी गांव में है कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो लोग पहले परिचय नहीं पूछते हैं, क्या करते हैं, उसको पहले अतिथि संस्कार कराते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी था। तो इस प्रकार से जितनी भी कहानियाँ थीं, जितने भी एकांकी थी, सब में कोई न कोई विशेषता जरूर होती थी। ठीक, तो ये थी आपकी कहानी। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं आत्मकथा। आत्मकथा नाम ही है आत्मकथा। नहीं, इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत नाम ही है यात्रा वृत्तांत। यात्रा के समय जो कुछ भी वर्णन किया जाता है वो यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। मान लीजिए आपको कहीं यात्रा करना पड़ा, तो यात्रा के समय आपने क्या क्या चीज़ देखी, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या चीज़ घटना हो रही थी, वो सब किसके अंतर्गत जाते थे?
यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्तांत भी साहित्य की एक विधा है, साहित्य की एक विधा है। क्या? यात्रा वृत्तांत। ये जैसे भी आपने नाटक पढ़ा पिछले वीडियो में, कहानी पढ़े, एकांकी पढ़े, वो भी साहित्य की एक विधा थी। ये भी साहित्य की एक विधा है। इसका भी अगर कहा जाए तो मनोरंजन के दृष्टि से ये भी क्या है? उपयोगी है। ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा वृत्तांत ही है। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का स्थान कैसा है, वहाँ का दृश्य कैसा है और वहाँ का प्रदेश कैसा है, आपके व्यक्तित्व को, वर्णन को उभारता है। जैसे आप मान लीजिए आगरा गए, टूर पे गए, तो यात्रा वृत्तांत में आपने दिखाए होंगे कि यात्रा आप कैसे कर रहे हैं, आपकी यात्रा करने का माध्यम कैसा है, आप किन किन स्थानों पर रुके, आपकी यात्रा कैसा रहा, सुखपूर्ण रहा कि दुखपूर्वक रहा, यानी यात्रा में आपको कष्ट था कि कष्ट नहीं था, वहाँ का स्थान कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ की भाषा कैसा था, वहाँ का रहन सहन कैसा था, वहाँ का प्रदेश कैसा था, वहाँ की देश के प्राकृतिक वातावरण कैसे थे। तो ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं? यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि कहीं मस्जिद, मंदिर, ताजमहल, पहाड़ आज का सजीव वर्णन बना देता है। कौन? यात्रा वृत्तांत। आप जब कहीं जाते हैं तो यात्रा वृत्तांत का वर्णन करने लगते हैं तो लगता है कि वास्तव में हम उस स्थान पहुंच गए हैं जहां का यात्रा वृत्तांत बता रहे हैं। तो ये यात्रा वृत्तांत यात्रा बताने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके सामने कैसे प्रस्तुत करें। कभी कभी कुछ लोग ऐसे यात्रा वृत्तांत बताते हैं कि जैसे हूबहू वो सीन आपके सामने है। जैसे आप बम्बई गए और बम्बई के बारे में वर्णन कर रहे हैं, आप बम्बई गए हैं तो लगता है कि हाँ यार ये चीज़ वो आपके चित्र आपके सामने, आपके मस्तिष्क सामने रहता है। जैसे आप आगरा गए तो वहाँ को एक कहा ताजमहल, हाँ यार ताजमहल गए थे, वहाँ के गेट पर गए थे, वहाँ चेक इन हुई थी, वहाँ तरह तरह के थे, जैसे ही गए तो वहाँ पर आप ऐसे देखिए तो लगता है कि आपने पूरा ताजमहल उठा लिया है। तो आपको सारी यात्रा वृत्तांत, हाँ यार बस से गए थे तो कई जगह रुके थे, भोजन किए थे, ये सारी चीज़ आपको रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी सब यात्रा वृत्तांत के बारे में होगा। ठीक। तो आपने कुछ लेखक हैं, हिंदी साहित्य के लेखक हैं जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है हिंदी साहित्य के, और सबसे ज़्यादा जो नाम आता है यात्रा वृत्तांत का वो है राहुल सकृत्यायन। क्या है वो? राहुल सकृत्यायन यात्रा वृत्तांत के बारे में बहुत लिखे हैं। राहुल सकृत्यायन, इन्होंने यात्रा वृत्तांत के बारे में बहुत लिखा है। भगवती सरल उपाध्याय, अज्ञेय, यशपाल, राम वृक्ष वेनापुरी, प्रभाकर द्विवेदी, ये इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यात्रा वृत्तांत लिखे हैं राहुल सकृत्यायन, इन्होंने देश से लेकर विदेश तक की यात्रा की और उन यात्राओं का सजीव वर्णन किया है। जैसे मेरी यूरोप यात्रा लीजिए, इनकी एक प्रमुख रचना है। यूरोप पे गए थे, वहाँ के सारे दृश्य का वर्णन किए हैं। हिमालय परिचय किसकी है? राहुल सकृत्यायन। राहुल सकृत्यायन क्या है? हिमालय परिचय। ये राहुल सकृत्यायन क्या है? यात्रा वृत्तांत
है उन्होंने क्या लिखा है, हिमालय परिचय। और अमृत राय के लिए सुबह के रंग, अमृत राय इन्होंने क्या लिखा है, सुबह के रंग। किसकी रचना है ये, अमृत राय। रामवृक्ष वेनापुरी ने भी लिखा है, इन्होंने लिखा है पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर। किसकी रचना है, राम वृक्ष वेनापुरी। राम वृक्ष वेनापुरी की रचना है, पैरों में बांधकर। ठीक। और अगर बात किया जाए तो और भी हैं, एक आप मान लीजिए मोहन राकेश, नाम सुने होंगे आप लोग, मोहन राकेश। आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान। ये सब कुछ हमारे प्रमुख एकांकीकार हैं जिन्होंने कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है। और कभी कभी का यात्रा वृत्तांत के बारे में तो सबसे प्रचलित है वो राहुल साकृत्यायन। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, हिमालय परिचय, मेरी यूरोप यात्रा भी इन्होंने लिखी है। ये ढेर सारे लिखे हुए हैं। अगर जब भी नाम आता है प्रमुख में तो इन्हीं की नाम आता है, मेरी यूरोप यात्रा। ठीक। अमृत राय की सुबह के रंग, राम वृक्ष वेनापुरी के पैरों में बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान, और एक है भगवत सरल उपाध्याय की कलकत्ता से पीकिंग। भगवत सरल उपाध्याय इन्होंने लिखा है कलकत्ता से पीकिंग। कलकत्ता से पीकिंग। ये सब थे कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत। ठीक। तो कभी कभी बात आती है तो ये जो भी यात्रा वृत्तांत होते हैं वो लेखक के व्यक्तित्व को निखारती है, लेखक के व्यक्तित्व को उसके सामने ले आती है। तो इन्होंने जितने भी लोग थे सबने अपनी अपनी क्या लिखा, यात्रा वृत्तांत। कोई कहीं गया होगा, जैसे इनके सुबह का रंग देखिए, इन्होंने सुबह के रंग के बारे में बोल, यात्रा के समय में इन्होंने देखा कि वास्तव में जो सुबह का रंग था वो कितना हरा भरा होता है। तो यात्रा वृत्तांत किससे कहते हैं, लेखक द्वारा जब यात्रा वृत्तांत शुरू किया जाता है, अर्थात लेखक द्वारा की गई किसी यात्रा का सजीव और रोचक वर्णन, सजीव और रोचक वर्णन ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो जब भी कोई यात्रा करता है, ठीक, जैसे यात्रा वृत्तांत किस पर होता है, यात्रा वृत्तांत अनुभव और स्मृति पर निर्भर करता है। जैसे आप गए, जब तक आपको अनुभव न हो, आपको याद न हो, यात्रा वृत्तांत का कोई विशेष महत्व नहीं है। तो ये जितने भी थे सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो अच्छी यात्रा वृत्तांत राहुल साकृत्यायन थी। इन्होंने एक एक चीज़ का वर्णन किया है।
तो ये था आज का आपका टॉपिक, यात्रा वृत्तांत और एकांकी के बारे में आज हमने चर्चा किया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जीवनी लेकर। जीवनी किसे कहते हैं उस पर हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।